चित्तौड़गढ़ में पत्र सूचना कार्यालय द्वारा मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन। मीडिया कर्मी ने भी रखी अपनी मांगे। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय जयपुर की ओर से चित्तौड़गढ़ में क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्घाटन स्थानीय सांसद सीपी जोशी ने किया। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल कोड की उपस्थिति में इसका शुभारंभ किया गया। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि सांसद सीपी जोशी ने मीडिया कर्मियों से आह्वान किया है कि वो सरकार और आमजन के बीच में सेतु का काम करें और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाए। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार की कई योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, डीबीटी योजना चित्तौड़गढ़ के निवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। ये सब 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के आने और उनकी इच्छा शक्ति के फलस्वरूप ही संभव हुआ है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से आगे कहा, केंद्र की योजनाओं की जानकारी के अभाव में कई बार जरूरतमंद नागरिक रह जाता है, इसलिए मीडिया की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशिष्ट अतिथि जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने उपस्थित मीडिया कर्मियों का धन्यवाद दिया कि वो केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाकर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। राजस्थान क्षेत्र की अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल कोड ने पत्र सूचना कार्यालय की गतिविधियों और वार्तालाप के उद्देश्य के विषय में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया, कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय मीडिया के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर जिला स्तर पर कार्य कर रहे पत्रकारों को केंद्र सरकार की योजनाओं और समसामयिक विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी देना है, ताकि वो अपने प्रचार माध्यम से लोगों को जागरूक कर सके। कार्यशाला के तकनीकी सत्रों में सीईओ दाताराम, सीएमएचओ डॉक्टर रामकेश गुर्जर आदि अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी दी, जिस पर पत्रकारों ने सवाल जवाब करते हुए कहा, भ्रष्ट लोगों की वजह से योजनाओं का लाभ वास्तविक व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा। वहीं अंतिम सत्र में कार्यशाला में मौजूद मीडिया कर्मियों ने अपने अपने विचार रखे। कार्यशाला में जिले के और ग्रामीण इलाकों से लगभग 80 से ज्यादा पत्रकारों ने भाग लिया। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। एआईबी का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी पहल, एक नई शुरुआत की है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के यहाँ बैठे हुए चित्तौड़ से लेकर रावत भंडार, इधर डुमला, निम्बाड़ा, सब तरफ के पत्रकार साथी आए, उनके साथ न सिर्फ अपनी बातों को शेयर करना बल्कि उनको इंटरेक्शन वार्तालाप भी करना कि हम लोग स्कीम कहाँ तक पहुँची है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या कमी है। ये सारी वार्तालाप का एक पहला अनुभव देखने में आया है। माननीय जिलाधीश महोदय ने बहुत सारी स्कीमों की जानकारी आपके बीच में रखी और मैं सोचता हूं कि इस प्रकार का 2 वे प्रोग्राम, इससे फीडबैक भी मिलता है और अपनी जानकारी नीचे तक भी साझा करने का अवसर मिलता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अपना एक अलग स्थान है, उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का अपना आप में एक बहुत बड़ा स्थान, सरकार की बातों को जनता के बीच में एक सेतु का काम अगर कोई करता है तो मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करता है, प्रिंट मीडिया करता है। मैं आप लोगों के बीच में इतना जरूर कहता हूं कि इन सारी सरकार की योजनाओं का जो कल्याणकारी योजना है, चाहे भारत सरकार की हो चाहे राजस्थान सरकार की हो, उन योजना का इम्प्लीमेंटेशन अगर क्रियान्वयन अगर ठीक से हो जाए, कई बार सरकार को उनके लिए अलग से कई प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाके ये स्कीम्स नीचे तक पहुंचती है। 2014 के बाद से हमने देखा है कि देश में कई देशों की पॉपुलेशन जितने बैंक में अकाउंट हिंदुस्तान में खुले हैं। इच्छा शक्ति थी और उसको नीचे तक कैसे पहुंचाना और टाइम बाउंड कितने समय में पहुंचाना। 0 बैलेंस में अकाउंट खुलेगा और हर व्यक्ति का बैंक में अकाउंट खुलेगा। अब ये देखिए कि नरेगा और प्रधानमंत्री आवास और अनेक योजनाओं में जो पैसा सीधा नहीं पहुंचता था, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को पेंशन के लिए कई
बार चक्कर लगाने पड़ते थे। आज पेंशन का पैसा सीधा उनके खाते में जाता, मैसेज आता है कि आपका पैसा आपके खाते में आ गया। नरेगा के मजदूर का पैसा सीधे खाते में आ जाता है, प्रधानमंत्री आवास का पैसा सीधे खाते में आता है, सब्सिडी का पैसा सीधा खाते में आता है। और इस अकाउंट के खुलने से सबसे बड़ा फायदा इस कोविड पैंडेमिक में हुआ कि जहां गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जाने को कोई स्थितियां नहीं थी, सरकारी ऑफिस में ताले लगे थे, ऐसे संकट में चाहे दिव्यांग हो, चाहे विधवा माँ हो, चाहे बुजुर्ग हो, उनके खातों में एक बटन दबाया भारत सरकार ने, सीधा उनके खातों में सहायता के लिए पैसा पहुंच गया। एक अकाउंट का कितने मायना रखता है, कितना फायदा एक आम आदमी को होता है, इसका हम सब लोगों ने देखा है। 12 रुपए में 2 लाख का इंश्योरेंस कोई कल्पना नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास, जिनका 2011 की सैक की सूची में नाम है, उसके बाद रिवाइज किया गया और जो बच गए हैं उनका एक पैरामीटर्स तय किए गए, उनके आधार पर हर व्यक्ति को अपने रहने की छत हो, कम से कम 1.5 लाख रुपया, जिसमें किचन भी बने या रहने का मकान भी बने, टॉयलेट भी हो। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि माता बहनों के सम्मान के लिए कोई टॉयलेट बनाने का काम, लेकिन इसमें कहां कमियां हैं। मैं आप लोगों के सामने भी शेयर करता हूं। मैं कई बार जाता हूं प्रधानमंत्री आवास में, रुकता हूं, भैया चाय पिला दो, फिर देखता हूं अभी भी 70-80% टॉयलेट काम में आ रहे हैं, लेकिन कई जगह वो टॉयलेट में स्टोर का काम कर लेते हैं कई बार, लेकिन जैसे समझाते हैं तो फिर से उसको काम शुरू होता है। लोगों में अब आदत सा हो गया है कि पहले जहां तालाब की पाल पे और गांव के रस्तों पे लोग शौच के लिए जाते थे, लेकिन आज उन शौचालयों का उपयोग शुरू हो गया। एक पहल हुई, सब लोगों का सहयोग मिला, तो इस दिशा में बहुत अच्छा है। एक बहुत बड़ा काम हिंदुस्तान में हुआ है। मैं एग्जांपल देता हूं। मैं प्रतापगढ़ के किसी ढाणी में शाम के समय भारत सरकार की कोई टीम आई, तो वो उसको विजिट करने गई। बोले इतनी दूर पहाड़ी पे प्रधानमंत्री आवास। फिर कहा कि ये बिजली के खंभे यहाँ एक मकान के लिए कैसे? बोले प्रधानमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसमें एक मकान भी है तो उसमें मुफ्त में बिजली का कनेक्शन भारत सरकार देती है। आज ये बिजली का कनेक्शन उसके माध्यम से लगा है, और बिजली का बल्ब भी भारत सरकार ने लगा दिया। तो उस टीम को कहो, बोले चाय पीते जाइए। बोले यहाँ कहां से चाय पिलाओगे भाई? बोले उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन भी मिला है। बोले दूध कहां से लाओगे? बोले मुद्रा योजना में मैंने लोन लिया है तो बकरी पालन का काम भी करता हूं। बोले बकरी पालन कहां करते हो? बोले पीछे कैटल शेड, नरेगा योजना में कैटल शेड मिला है, उसके नीचे बकरियां बांधी हुई। तो आप कल्पना करिए एक छोटे से कालखंड में कितनी योजनाओं का लाभ गांव तक पहुंच सकता है। लेकिन कई बार जो ओरिजिनल लाभार्थी है वो अभाव में या जानकारी के अभाव में कहीं कहीं वंचित रह जाता है। जो 2011 में सैक की सूची बनी थी, उसमें कई लोग ऐसे हैं जो वास्तव में पात्र थे, लेकिन कहीं कहीं मैनिपुलेशन होता है, कोई बात होती है तो पात्र व्यक्ति रह जाता है। तो उसके लिए फिर से सर्वे हुआ था। हर व्यक्ति को 5 लाख तक का आयुष्मान भारत योजना में कैसे लाभ मिले, और हमने मांग की है कि इसको हर व्यक्ति को दिया जाए। भारत सरकार इस दिशा में सोच भी रही है। एक साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा लोग, दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हम कल्पना गांव में कभी ये करते थे कि बड़ा कस्बा है तो वहां पीएचडी की कोई स्कीम होगी पीने के पानी की, लेकिन जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से पूरे देश भर में, जिसमें 50% ग्रांट शेयर, 45 और 10% का ऐसा मैचिंग ग्रांट होती है, और भारत सरकार राज्य सरकार मिलकर जल जीवन मिशन के माध्यम से इस काम को पूरा कर रही है। जहां बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंच सकता, फॉरेस्ट एरिया है, तो वहां कैसे कुसुम योजना के माध्यम से सोलर लाइट लगा के वहां कैसे आम आदमी अपना गुजर बसर कर सकता है। ऐसी अनेक योजना है जिसको चूंकि आप लोग
जनप्रतिनिधि अपना काम करता है, कार्यपालिका अपना काम करती है, और मीडिया एक स्वतंत्र ऐसा क्षेत्र है जो पब्लिक के साथ पब्लिक के साथ सीधा जुड़ा होता है। इन योजनाओं में कहाँ कमी है, कहाँ खामी है, आप लोगों के माध्यम से कई बार इसको सामने भी लाया जाता है। मैं सोचता हूं इस टू वे प्रोग्राम में, इस वार्तालाप में, मैंने, आपको आश्चर्य होगा, एक बार जब प्रधानमंत्री आवास शुरू में हुए तो मैंने सब लोगों को जिनको आवास मिला उनको पोस्ट कार्ड डाले और एक जवाबी पोस्ट कार्ड साथ में डाला। मेरे पास आज भी वो, कुछ तो मैंने दिल्ली दे दिए, कुछ मेरे पास पड़े हैं। तो जिस प्रकार का अनुभव लोगों को आया, बोले मेरे मकान बनने के बाद पहली बार मैं अपने बच्चों की शादी के बारे में सोच रहा हूं। बारिश में हमने खाना बनाना मुश्किल हो जाता, चूल्हे में पानी भर जाता, लेकिन आज पक्के मकान में हम आराम से रह सकते हैं। देखिए नीचे तक कैसे लोगों को एक छोटा सा मकान कैसे जीवन बदल सकता है, कैसे वो बच्चों की शादी के लिए सपने संजो सकता है। राइट टू एजुकेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन का लाभ कैसे, आज 2008 में मेरे ख्याल से शिक्षा का राइट टू एजुकेशन का आरंभ हुआ था, माननीय अटल जी जब प्रधानमंत्री थे। आप और हम कल्पना नहीं कर सकते कि आज सर्व शिक्षा और समग्र शिक्षा, जो सर्व शिक्षा और रामसा, इन दोनों को मर्ज करके भारत सरकार ने समग्र शिक्षा किया। आज गांव में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, 60% भारत सरकार देके स्कूलों का निर्माण करती है। ऐसे ही हॉस्पिटल्स में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो, उनमें 60% भारत सरकार देके उनको हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है। आयुष्मान कैसे बड़े ऐसे गांव में हॉस्पिटल बनाने के लिए कई अनेक हॉस्पिटल का निर्माण आयुष्मान, राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन के तहत भारत सरकार ने शुरू किया। ऐसी अनेक योजना है जिसके माध्यम से आम आदमी को आज योगा के कारण आप लोग इसमें पहल करते हैं, उसमें मदद करते हैं, आपने इसको प्रचार प्रसारित किया, तो अनेकों हजारों लाखों लोग इससे जुड़े। आज दुनिया में भारत इसका नेतृत्व कर रहा है। मैं आप सब लोगों के बीच में ज्यादा कुछ बात नहीं करते हुए, आज हर व्यक्ति को मुफ्त में अनाज मिलने का काम शुरू हुआ है कोविड के कारण। इस कोविड में हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं जिलाधीश महोदय का और पूरी टीम का भी धन्यवाद देता कि कैसे, और आप लोगों का जिन्होंने हमेशा पॉजिटिवली, कहीं कमी है तो उसको कैसे ठीक करना, कैसे मदद करना। आज पूरी दुनिया संकट में थी, लेकिन हिंदुस्तान सरकार के साथ यहां सामाजिक संगठन भी काम कर रहे थे, तो आज हिंदुस्तान कहीं कहीं उस संकट से बच पाया। बाकी देशों में सिर्फ सरकारें काम कर रही थी, हिंदुस्तान में सरकार के साथ समाज भी काम कर रहा था, सामाजिक संगठन भी काम कर रहे थे। एक बहुत बड़ा कारण। तो मैं आप सब लोगों के बीच में इतना ही आग्रह करूंगा कि हम सब लोग, आप लोग ये अच्छा प्रोग्राम किया है, आप लोगों ने आने वाले टाइम में जनप्रतिनिधियों के साथ भी, मैंने कल फोन आया कि आपको आना है, मैंने कहा मुझे ही आना है खाली, मैंने कहा आने वाले टाइम में एमएलए और प्रधान प्रमुख ऐसे लोग, सरपंच, एक बड़ा प्रोग्राम हो ताकि उनके आप एक पहल, आप एक स्तंभ आपका है, जनप्रतिनिधि भी आने वाले टाइम में एक सरकार को सोचना चाहिए किस दिशा में, उनके साथ भी एक लंबा इंटरेक्शन हो, बातचीत हो, वार्तालाप हो। मैं आज आप सब लोगों को बधाई और शुभकामना भी देता हूं कि चित्तौड़ के फोर्ट पे लाइट एंड साउंड का आज इनॉग्रेशन है। भारत सरकार के मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे जनप्रतिनिधि उससे जुड़ेंगे। फोर्ट पे बहुत सारा डेवलपमेंट का काम पिछले 5-7 वर्षों में हमने शुरू किया है। आने वाले समय में सड़कों, रेलवे में, एयरपोर्ट्स में, खेल में, अलग अलग सेक्टर में, साम्राज्य में भी बहुत जल्दी एक स्पिरिचुअल सर्किट में 18 करोड़, हर बार सरकारें साम्राज्यिक पैसा देता है, लेकिन पहली बार भारत सरकार ने 18 करोड़ यहाँ दिया है। एक वाटर लेजर शो बहुत बड़ा बना है, जिसका एक स्पेशल, आप मेरे ख्याल से 2 महीने में, डेढ़ महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा। वो भी इसमें स्पिरिचुअल सर्किट के अंदर स्वदेश दर्शन योजना के अंदर भारत सरकार ने दिया है। और बहुत जल्दी चित्तौड़गढ़ जिले को
रेलवे के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में और भी नई सौगातें मिलेगी। मैं जिलाधीश महोदय का धन्यवाद देता हूं कि कई बार यहाँ स्थानीय स्तर पर और स्टेट लेवल पर कोई हमें आवश्यकता होती है तो माननीय जिलाधीश महोदय इसमें पूरा मदद करके, क्योंकि कई बार प्रपोजल यहाँ से बन के जाने होते हैं, तो इसमें आपका भी हमें पूरा सहयोग मिलता है। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद अर्पित करते हुए यहाँ पधारे हुए जिले भर से सभी पत्रकार साथियों का, मैं भी समय समय पर आप लोगों के सुझावों के माध्यम से आगे उन कामों को करने में हम लोग सफल होते हैं, और भी आने वाले समय में आपके सुझाव यहाँ पर हम सब लोग मिलकर कैसे जिले को हम डेवलपमेंट के माध्यम से और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ा सकते हैं। आप सब का चूंकि 1 वर्ष के बाद 1 तारीख को 2-3 दिन के बाद अंग्रेजी नया वर्ष शुरू होगा, तो मेरी ओर से आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम क्या नाम आपका? प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रेस इन्फॉर्मेशन। मैम आज चित्तौड़गढ़ में जो भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा क्षेत्रीय मीडिया का जो कार्यशाला आयोजित की गई है, कैसा क्या कुछ रहा है इसके अंदर आप बताइए। देखिए, पत्र सूचना कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय जो ग्रामीण अंचल के और क्षेत्रों में स्थान जो कार्य कर रहे हैं पत्रकार, उनकी क्षमता संवर्धन के लिए, उनको केंद्रीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी देने के लिए और उनसे फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक प्रकार का आयोजन किया जाता है, वार्तालाप, जिसमें बातचीत की जाती है पत्रकारों के साथ, वार्तालाप होता है। इसमें बड़ी संख्या में, जितनी संख्या अपेक्षित थी उससे बड़ी संख्या में भाग लिया। करीब 80 से अधिक पत्रकारों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और जो उनके विचार आए हैं, जो सहभागिता रही, वो काफ़ी प्रशंसनीय थी। उन्होंने अपने अपने अनुभव साझा किए, किस प्रकार वो फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं, क्या क्या परेशानियां उनके सामने आती हैं। तो हम लोग इन सब को शामिल करके रिपोर्ट में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भेजा। तो भारत सरकार आज जो वार्तालाप जो आयोजन यहाँ किया गया, ये क्या उद्देश्य रहा इसका मोटे तौर पर? प्रमुख तरह से क्षेत्रीय जो अंचल के पत्रकार हैं उनका क्षमता संवर्धन, क्योंकि उनको ऐसी कार्यशालाओं में भाग लेने का मौका नहीं मिलता। साथ ही जो मान लीजिए मुख्यालय दिल्ली तक सीमित जो पत्रकार हैं या फिर जो जयपुर तक जिले तक शामिल हैं, उनको तो फिर भी इस तरह की कार्यशालाओं में भाग लेने का मौका मिलता है, जहाँ पे उनको विस्तृत जानकारी दी जाती है योजनाओं की। लेकिन स्थानीय क्षेत्र के जो अंचल के पत्रकार हैं उनको ये मौका नहीं मिलता है, तो उसको देने के लिए प्रमुख उद्देश्य था उनसे एक वार्तालाप आयोजित। कहीं ना कहीं सरकार की जो योजनाएं चल रही है भारत सरकार की, वो जन जन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, क्या कुछ इस कार्यशाला का उद्देश्य रहा? क्या भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही है वो जन जन तक पहुंचाना, ये वास्तव में ये योजनाएं जन जन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, क्या ये इस वार्तालाप के माध्यम से क्या कुछ मैसेज पहुंचाना था सरकार तक? प्रधानमंत्री द्वारा कोई भी जब योजना का उद्घाटन या लॉन्च किया जाता है, उसका प्रमुख उद्देश्य और उनका जोर रहता है जन सहभागिता प्राप्त करना। जब तक कोई भी योजना, चाहे वो स्वच्छ भारत हो या स्वास्थ्य क्षेत्र की योजना है, जब तक जन सहभागिता नहीं होगी, चाहे आज़ादी का अमृत महोत्सव है, प्रत्येक व्यक्ति को ये महसूस करना है कि उसका देश है, भारत देश है, और हमको गर्व है अपने भारत देश पे, और अपने को सुधार करने के लिए सरकार ने ये योजनाएं बनाई हैं, उनका हम लाभ उठा सकते हैं। तो यही जानकारी पत्रकारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रमुख उद्देश्य है। देखिए, मैं भी एक पत्रकार हूँ, काफ़ी संख्या में यहाँ पत्रकार आए थे इस कार्यशाला के अंदर और उन्होंने अपनी व्यथा आपके समक्ष रखी थी, क्योंकि आप भारत सरकार के बीच में सेतु बंधन का काम करते हैं। तो क्या कुछ उनकी समस्याओं को लेकर आप भारत सरकार की आंखें खोलकर कुछ ऐसे कानून प्रस्ताव पास करवाना चाहेंगे या उनको मदद करवाना चाहेंगे? क्या कुछ संदेश पहुंचाएंगे आप? देखिए, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा एक जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम संचालित की जा रही है, जिसमें कि गंभीर तरह से यदि कोई बीमार जर्नलिस्ट हो तो उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही अभी कोविड के समय में जो दिवंगत हुए पत्रकार हैं उनके परिवारों को आर्थिक राशि, क्योंकि परिवार के मुखिया के जाने से एकदम परिवार प्रभावित हो गया था, तो उनको एक मुश्त 5 लाख की सहायता दी गई है। राजस्थान के ऐसे 14 पत्रकारों को अभी तक ये सहायता दी जा चुकी है और मेजर एलिमेंट्स के भी 2 केसेस थे जो कि राजस्थान के पत्रकारों को दिए गए। तो इस तरह से अनेक सहायता हैं। राज्य सरकार भी अनेक योजनाएं हैं जिनके द्वारा पत्रकार लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उसकी जो एक पूरी प्रक्रिया है या जो डॉक्यूमेंट्स हैं
वो देंगे तो सहायता राशि तुरंत मिल सकती है। क्या पत्रकार सुरक्षा के लिए, पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के लिए आप ये बात भारत सरकार तक पहुंचाएंगे? देखिए, वार्तालाप की हम लोग रिपोर्ट में अवश्य इसका उल्लेख करेंगे कि जो ग्रामीण अंचल के पत्रकार विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं उनको कैसे और अधिक सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है। मतलब ये है कि हम पत्रकार लोग ये चाहेंगे कि आप हमारी आवाज़ बनकर सरकार तक पहुंचाएं और बिल्कुल ऐसे कानून पास करें ताकि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो धराशायी और घायल ना हो और सरकार के साथ में और जन जन की आवाज़ बनकर लगातार प्रहरी के रूप में अपना कार्य करता है। बिल्कुल, हम लोग आपके जो सुझाव हैं वो अवश्य मुख्यालय मंत्रालय तक पहुँचाएंगे। जी धन्यवाद। थैंक यू।